नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग पीजीटी सिलेबस को क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं, जिसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास भाग को हम लोग देख रहे हैं। और इसमें से 7वां जो टॉपिक है हमारा हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, उसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए वार्तालाप अधिक न करते हुए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। नाट्य सृजन एवं अभिनय की भारतीय परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृति साहित्य में नाट्य लेखन और प्रयोग विज्ञान का लंबा इतिहास मिलता है, किंतु मध्य युग में आकर प्रेक्षागृहों और नाट्य प्रयोक्ताओं का क्रमशः ह्रास हो गया है। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों ने नटों के प्रति है भावना प्रकट किए जाने के कारण रंगकर्मियों एवं अभिनेताओं की प्रतिष्ठा घटी है। विदेशी आक्रमणों ने भी राज प्रसादों से जुड़ी हुई रंगशालाओं को तहस नहस कर दिया है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जिस आतंक और अस्थिरता का साम्राज्य था, उसने यहाँ की प्राचीन रंगशालाओं को तोड़ फोड़ दिया है। 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते नाट्य लेखन रंगभूमि के जीवंत संदर्भ से कट गया। नाटक इतिवृत्तमूलक संवादात्मक काव्य का स्वरूप ग्रहण करने लगे। मध्य युग के उत्तरार्ध में ब्रज भाषा हिंदी में भी कुछ ऐसे नाटक प्रणीत हुए जिनकी मूल प्रकृति तो काव्यपरक है ही, किंतु संवाद शैली में रचे जाने के कारण उन्हें नाटक कहा गया। मध्य युग के नाट्य प्रयोगों के बावजूद हिंदी नाट्य लेखन और अभिनय को अपनी निजी दिशा भारतेंदु के नाट्य प्रयोगों से ही मिली है। उन्होंने ही नाट्य वस्तु एवं शैली शिल्प की सृष्टि दृष्टि से हिंदी नाटक के मौलिक स्वरूप का विकास किया है, अतः उन्हें ही हिंदी नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। यद्यपि आधुनिक युग में भारतेंदु से पहले पारसी रंगमंच का विकास हो गया था, तथापि इससे हिंदी साहित्य की नाट्य परंपरा को कोई सार्थक दिशा नहीं मिली। पारसी रंगमंच का आरंभ जिस कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था, वह थी हिंदू ड्रामेटिक कौर। इस कंपनी के तत्वाधान में 1 मार्च सन 1853 ईस्वी को एक मराठी नाटक खेला गया था। इसी वर्ष लखनऊ में अनामत कृत इंदर सभा का भी अभिनय संपन्न हुआ था। यह एक उर्दू नाटक था। इस नाटक के रचना विधान की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो क्रमशः पारसी रंगमंच की सर्वमान्य विशेषता के रूप में ग्राह्य बनी। प्रस्तुत नाटक में न कोई कथ्य था न संदेश। इसमें असंबद्ध गानों की भरमार थी और संवाद छंदोबद्ध भाषा में थे। इसके अभिनेतागण भड़कीले वस्त्र धारण किए हुए थे। संक्षेप में पारसी व्यावसायिक रंगमंच के नाटक अपने आरंभिक काल जो 1853 से 1900 तक था, प्रयोगों में सस्ते मनोरंजन प्रधान थे। बात करें हम लोग 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के साथ पारसी थिएटर के नाटकों का स्वर बदलने लगा। प्रस्तुत रंगमंच के नाट्य लेखन से जुड़े हुए कतिपय नाटककार यथा नारायण प्रसाद, बेताब, आगा हस्र और राधेश्याम कथावाचक आदि हिंदी क्षेत्र के संस्कार और मूल्यबोध के नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार पारसी हिंदी रंगमंच की एक नई धारा प्रकट हुई। इस धारा के अंतर्गत ऐसे नाटक लिखे गए जिनमें भारतीय संस्कृति एवं देशानुराग सुलभ मूल्य अंतर्निहित थे। इस संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का कथन उल्लेखनीय है कि पारसी थिएटर के तीनों बड़े नाटककार नारायण प्रसाद, बेताब, आगा हस्र और राधेश्याम विशुद्ध रूप से हिंदी क्षेत्र की ही उपज थे। अतः हिंदी और हिंदी की संस्कृति के विशेष संदर्भ में इसे पारसी हिंदी रंगमंच कहना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार बेताब युग का पारसी नाटक हिंदी संस्कृति की मूल प्रकृति के अनुरूप संदेश गर्भित होता हुआ अपने शिल्प की पहचान को अक्षुण्ण रखकर भी हिंदी नाटक साहित्य का अंग बन गया है। भारतेंदु के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय बोध से इस युग का पारसी नाटक प्रभावित हुआ। इस पारसी हिंदी नाट्य की संज्ञा देना ही समीचीन है।
बात करें हम लोग नाटक की, तो यद्यपि डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने शोध प्रबंध कवि अब्दुल रहमान लिखित संदेश राशक के आधार पर हिंदी नाटक का प्रारंभ 13वीं शताब्दी से मानते हुए यही निर्णय व्यक्त किया है कि हमारे संपत्ति में यह नाटक पूर्णतया विकसित नाटकों के प्रारंभिक काल का वह रूप है जिसमें श्रव्य काव्य अभिनय काल की सहायता से दृश्य काव्य में परिणत हो रहे हैं। बहुरूपियों से प्रदर्शन होने का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, परंतु विचारपूर्वक देखने पर हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से मानना ही उचित जान पड़ता है। यूँ तो 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो नाट्य सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर विद्यापति प्रथम नाटककार माने जा सकते हैं, क्योंकि उनका 2 नाटक रुक्मणी हरण और पराजित हरण प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों का रचना काल 14वीं शताब्दी है, जो 14वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य तक नाटकों के नाम पर विद्यापति की इन 2 कृतियों के अतिरिक्त केशवदास का विज्ञान गीता, कृष्ण जीवन का करुणाभरण, हृदयराम का हनुमान नाटक, बनारसीदास का समयसार, यशवंत सिंह का द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय, नेवाज कवि का शकुंतला नाट, देव का देव माया प्रपंच, आलम का माधवनल, कामकंदला महाराज, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, मंजू का हनुमान नाटक, मनसाराम का रघुनाथ रूपक और कृष्ण शर्मा का रासलीला बिहारी नाटक, हरिराम का जानकी रामचरित नाटक, ब्रिजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय आदि कुछ थोड़ी सी नाट्य कृतियाँ ही उपलब्ध होती हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि उक्त कृतियों को नाटक न मानकर पद्यात्मक वर्णन कहना ही अधिक युक्तिसंगत होगा, क्योंकि इनमें अधिकांशतः या तो रामायण और महाभारत की कथाओं का पद्यात्मक वर्णन या अनुवाद है। नाट्यवाभिनम का उनमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। बात करें भारतेंदु नाट्य साहित्य की, वस्तुतः विशुद्ध नाट्य नीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस, जो कि सन 1837 ईस्वी में भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया, लेकिन वह भी ब्रज भाषा में लिखा गया था। अतः वास्तविक अर्थ में हिंदी नाट्य साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय भारतेंदु को ही है। उन्होंने सन 1668 ईस्वी में संस्कृत के विद्या सुंदर का अनुवाद प्रकाशित किया। विद्या सुंदर की कथा बंगाल में बहुत प्रसिद्ध थी। उसी की छाया लेकर उन्होंने अनुवाद किया था। उसमें विद्या और सुंदर की प्रेम गाथा का अत्यंत सुंदर और रोचक वर्णन है। इस अनुवाद के बाद उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, विशुद्ध साहित्यिक, पौराणिक और राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नाटकों की रचना को श्री चंद्रावली नाटिका सन 1876 ईस्वी में, विषयस्य विषमोधम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1844 ईस्वी और नील देवी 1881 ईस्वी उनकी मौलिक रचनाएं हैं। प्रेम योगिनी और सती प्रताप 1876 ईस्वी अपूर्ण रचनाएं हैं। सन 1892 ईस्वी में राधा कृष्ण ने सती प्रताप पूरा किया। सन 1884 ईस्वी में भारत जननी का तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ। उसकी रचना बंगाल के भारत माता के आधार पर हुई। अपने संस्कृत, अंग्रेजी नाट्य शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने हिंदी के नाट्यशास्त्र नाटक 1883 ईस्वी का निर्माण किया। इस ग्रंथ में उन्होंने नाट्यशास्त्रों का देश काल और अवस्था के अनुसार परिवर्तित दशा के प्रकाश में अध्ययन प्रस्तुत किया। प्राचीन आचार्यों के नियम उन्होंने ग्रहण किए हैं, परंतु अंधभक्ति के साथ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तित समय के अनुसार उन्होंने पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का उपयोग किया है। बहुत से अप्रयुक्त प्राचीन नियम तोड़ देने और प्राचीन नियमों के अशास्त्रीय प्रचलित अर्थ ग्रहण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समझी। संस्कृत में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जो स्थान है वही हिंदी में भारतेंदु के नाटक का है। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को हमें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सामाजिक और राजनीतिक नाटक जैसे भारत दुर्दशा, नील देवी आदि।
दूसरा पौराणिक नाटक जैसे सती प्रथा, तीसरे वे नाटक जिनका मूलाधार प्रेम तत्व है जैसे चंद्रावली। ये 3 भाग उद्गमों के समान हैं, जिनमें 3 विभिन्न नाटकीय धाराएं प्रवाहित हुई, सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम संबंधी। भारतेंदु युगीन अंत नाटककारों में श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, राव कृष्ण देव शरण सिंह, देवकीनंदन त्रिपाठी, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, बलदेव प्रसाद मिश्र, तोताराम वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र उल्लेखनीय हैं। परंतु जैसा कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कहना है कि इनके नाटकों पर पारसी लेखों का प्रभाव स्पष्ट है कि नाटक रचना से प्राचीन नियमों की अवहेलना तथा नवीन विधानों को ग्रहण किया गया है। समाज सुधार की प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है, किंतु समानांतर मनोरंजन की भावना भी कार्य करती रही है। वस्तुतः भारतेंदु की मृत्यु के उपरांत हिंदी नाटकों का ह्रास आरंभ हो गया। इस प्रकार कुछ समय तक हिंदी में सुंदर, सुरुचिपूर्ण और कलात्मक व मौलिक नाटकों का अभाव रहा है और बद्रीनाथ भट्ट, माध व प्रसाद शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी आदि लेखकों की कतिपय नाट्य कृतियाँ प्रकाश में अवश्य आई हैं, परंतु इनमें नाट्य साहित्य के विकास की परंपरा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका। बात करें प्रसाद और उनका समकालीन नाट्य साहित्य का, तो हिंदी नाट्य साहित्य के उक्त ह्रासकालीन समय में प्रसाद ने साहित्य जगत में प्रवेश किया और जैसा डॉक्टर गुलाब राम का कहना है, प्रसाद जी स्वयं एक युग थे जिन्होंने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग द्विजेंद्र लाल के नाटकों की भूल गए। वर्तमान जगत के संघर्ष और कोलाहलमय जीवन से उबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उनकी स्वर्णिम आभा से दीप्त दूरस्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने अतीत के इतिहास में भावना का मधुर और दार्शनिकता का रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो ह्रास की मनोवृत्ति को दूर कर उसमें एक नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाटकों में द्विजेंद्र लाल राय की ऐतिहासिकता और रवि बाबू की दार्शनिकता पूर्ण भावुकता के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी अपने नाटकों में भारत के शक्ति वैभव की अपेक्षा उसकी नैतिकता, संपन्नता और विशालता में अधिक उभार लाकर देशवासियों के मस्तक की गौरव से ऊंचा कर दिया है। मालवीरों के हाथ में आए विश्व विजेता सिकंदर को सिंहरण द्वारा अभयादान दिलाकर पर्वतेश्वर का ऋण ही नहीं चुकाया, वरन एक नैतिक प्रतिशोध भी ले लिया और भारतीय उदारता का परिचय भी दिया। प्रसाद जी ऐतिहासिक और पुरातत्व के पंडित थे। उन्होंने बौद्धकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया और इस कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय शिष्टता और शासन व्यवस्था के चित्रण में विशेष रूप में समर्थ हुए हैं। महाबलाधिकृत, परम भट्टारक, अश्वमेध पराक्रम, दंडनायक, न्यायाधिकरण, नासिर, गरुड़ध्वज आदि शब्द इस काल में भी प्राचीन सभ्यता को सजीव बना दिया है। प्रसाद जी ने वातावरण की सृष्टि ही नहीं वरन उसको सार्थकता प्रसाद करने वाले सजीव और सबल तथा कोमल और संगीतमय स्त्री पात्रों की भी सृष्टि की है, जो अपनी ममता की दृढ़ता और त्याग के तेज में सबलों की आभा को फीकी कर देती है। उनके स्त्री पात्रों में बाह्य संघर्ष के साथ अंतर्द्वंद के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। विचार सामग्री और जीवन मीमांसा की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बड़े संपन्न हैं। अध्यात्म में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है। प्राचीन वातावरण के भीतर ही प्रसाद जी ने प्रांतीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। प्रसाद जी सभी नाटकों में कर्मण्यता और दार्शनिक त्याग तथा सुख दुख के समन्वय और मधुर मिलन की भावना सूत्रात्मक भांति ओतप्रोत है। जीवन की मुस्कान
में छिपी हुई अश्रुमाला से प्रसाद विचलित नहीं होते। जीवन में मृत्यु बसी है, जैसे बिजली हो धन में मृत्यु उनके नाटकों में आती है, जैसे अजातशत्रु में। किंतु सुख शांतिपूर्ण आदर्शों की पूर्ति के रूप में प्रसाद जी अपने सभी पात्रों को कंठ में बैठाकर नियतिवाद का प्रचार भी करते हैं। प्रसाद जी की भाषा यद्यपि एक रस ही रही है, तथापि कोमल प्रसंगों में वह गतिमय हो गया है और अपना सौंदर्य सौरभ विकीर्ण करती हुई दिखाई देती है। उनके नाटक में दार्शनिक कोमलता, निर्मलता के साथ कमनयी कोमलता के भी दर्शन होते हैं, जो प्रायः गीत लहरी में प्रस्फुटित होती है। प्रसाद जी के नाटक निम्नलिखित हैं: सज्जन, वल्यानी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक गुट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी नाटक सांस्कृतिक व साहित्यिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखते हैं और इन्हीं से हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन युग की प्रारंभ होता है। एवं तो इस प्रसाद युग में चंद्रराज भंडारी, प्रेमचंद्र और वियोग हरि की नाट्य कृतियाँ भी प्रकाश में आई, पर इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। उदय शंकर भट्ट और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक अवश्य उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं, लेकिन इन नाटककारों की प्रतिभा प्रसादोत्तर युग में ही अधिक विकसित हुई है। अतः इनकी गणना प्रसादोत्तर नाटककारों में ही की जानी चाहिए। प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य। जयनाथ नलिन के शब्दों में प्रसाद युग के बाद हिंदी नाटक का नवयुग आरंभ होता है। इसे प्रसादोत्तर काल कहा जाता है। इस युग में उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप हम देखते हैं जो प्रसाद ने किए थे। इस युग में उनकी प्रेरणा का प्रभाव भी अनेक नाटककारों पर स्पष्ट है। प्रसाद के प्रभाव से भी इस युग में मुक्ति पाने का स्पष्ट प्रयत्न हुआ है। ऐतिहासिक नाटककार नाटकों की धारा बराबर बहती रही है। राष्ट्र चेतना इस युग के नाटकों में और सबल होकर आई। मौर्य और गुप्तकालीन इतिहास का अवलंबन त्याग कर राजपूत और मुगलकालीन इतिहास की ओर अधिक ध्यान दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति, बलिदान भावना इस युग के नाटक की विशेष रूप से देखने को मानती है। प्रेमी जी के सभी नाटक राजपूत और गुप्तकालीन इतिहास की कथाओं पर लिखे गए। पौराणिक नाटक भी लिखे जाते रहे, पर प्रेमी जी की रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध तथा स्वप्न भंग ने जनता का ध्यान बहुत आकर्षित किया। इस युग में उल्लेखनीय बात यह है कि नाटककारों का ध्यान प्राचीन से हटकर वर्तमान पर अधिक गया। वर्तमान जीवन का दैनिक आर्थिक सामाजिक समस्याओं को विचार प्रधान ढंग से पर सुलझाने में नाटककार प्रवृत्त हुए। राजा महाराजाओं को धता बताकर मजदूर, किसान, दलक, अध्यात्मक, व्यापारी, सुधारक, नेता, वकील आदि को नाटकों के नायक आदि का स्थान मिला। इस युग के प्रमुख प्रगतिशील नाटकों पर इब्सन, शाह तथा गार्लस्वादी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। नाटक काल्पनिक जीवन से हटकर यथार्थ की भूमि पर आया। पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा, वेशभूषा सभी से यथार्थ चित्रण की अभिरुचि इस युग की विशेष प्रवृत्ति है। यथार्थवादी प्रगतिशील समस्या प्रधान नाटक लिखने का सर्वप्रथम श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को है। राजयोग, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य तथा सिंदूर की होली लिखकर इन्होंने हिंदी में नई धारा आरंभ की। राक्षस का मंदिर सन्यासी में उन्मुक्त प्रेम की वकालत है। यथार्थ के चरणों पर मुक्त रूप से चुंबनों की वर्षा की गई है। सिंदूर की होली और मुक्ति का रहस्य में बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक ढंग से अपराध स्वीकार करके पाप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। नारी समस्या को सुलझाने की आकुलता भी इन नाटकों में यत्र तत्र मिलेगी। सन्यासी में भारत की दास्ता की समस्या भी ली गई है।
मिश्र जी के नाटक विचार प्रधान हैं, फिर भी वे भावुकता से पीछा नहीं छुड़ा सके। छाया, बंधन, अपराधी, दुविधा, विकास, सेवापथ, अंगूर की बेटी और कमला इसी वर्ग के नाटक हैं। प्रसादोत्तर काल में टेक्निक की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। कला और साहित्य के साथ ही नाटकों को अभिनय के योग्य बनाने की चिंता भी लेखकों ने की। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्राय नाटकों में 3 अंक रखे हैं। अंकहित दृश्य है। नाटकों में विभिन्न दृश्यों की अदल बदल उन्होंने दूर की, यद्यपि कई नाटकों में उन्होंने काफ़ी गड़बड़ भी की। दृश्य बदले पर दृश्य संख्या न देकर पट परिवर्तन के द्वारा दृश्य बदल गया। बाद के नाटकों में शुरू रूप में 3 अंक 3 दृश्य बनकर आए। इनके नाटकों में गीतों की परंपरा भी विलीन हो गई। इनके 3 अंकी नाटकों का अभिनय सफलता और सरलता से हो सकता है। प्रेमी जी ने टेक्निक में नवीनता उत्पन्न नहीं की। उनके प्रायः सभी नाटकों का अभिनय किया जा चुका है। इस युग के नाटकों में संकलन त्रय का भी बहुत ध्यान रखा गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस सिद्धांतों का सबसे अधिक सफलता और आस्था के साथ पालन किया है। उन्होंने अधिकतर नाटकों की कथा का समय 1-2 दिन से अधिक नहीं रखा। कार्य, समय, स्थान तीनों की एकता सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य और राजयोग में सफल रूप मिलेगी। अन्य नाटककारों ने भी इस सिद्धांत का पालन करने की चेष्टा की। नाटकों का आकार भी छोटा रहने लगा है। 3-4 अंक में नाटक पूर्ण हो जाता है। उसका अभिनय भी 2.5 घंटे से अधिक समय नहीं लेता। प्रसादोत्तर आधुनिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, मिलिंद सेठ, गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आधुनिक काल में विभिन्न शैलियों में लिखे गए नाटक भी मिलते हैं और एकांकी नाट्य, रूपक, गीति नाट्य, भाव नाट्य, रेडियो नाटक आदि का प्रचलन भी हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा नाट्य साहित्य दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर बढ़ता रहा है और उसका भविष्य निर्विवाद रूप से उज्जवल है। इस प्रकार आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से, और आने वाला समय में आपको हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से एक बार लेकर जरूर आऊँगा और आपकी सहभागिता उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। इसलिए आप हमारे सभी वीडियो में अपना सहभागिता दें ताकि मुझे प्रोत्साहित होने में अवसर मिले और मैं प्रोत्साहन होकर आपके लिए और अनेक वीडियो इस प्रकार का लाता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।